बात हो रही है अदानी साहब की, और अदानी साहब के ऊपर एक ये खुलासा भी महुआ मोइत्रा, जिनके बारे में शुरुआत में मैं बोल ही रहा था कि वो महुआ मोइत्रा से भी अदानी साहब मिलना चाहते। इसका मतलब है कि और भी कई नेता होंगे विपक्षी दलों के जिससे अदानी साहब मिलना चाहते होंगे। विपक्षी दलों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसके तो दोस्त हैं ही वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिसकी दोस्ती रहे उसके बाद फिर सत्ता पक्ष में कौन दोस्त नहीं बनाना चाहेगा। ऐसे में शरद पवार साहब अपने आप को, एक तरफ तो 2 घंटे मुलाकात होती है अदानी से और दूसरी तरफ वो विपक्षी एकता की बात भी कर रहे हैं, राहुल गांधी की सजा पर भी कमेंट कर रहे हैं। क्या मायने रखता है ये? और जो कह रही हैं मीनू जी, क्या सचमुच किसी भूचाल को आप देख रहे हैं? क्योंकि आप एपी सेंटर में हैं, आप मुंबई में हैं, इसलिए आपसे जानना बहुत जरूरी है। और आप ऐसी जगह पे हैं जहां से कर्नाटक की खुशबू भी आ रही होगी आपके पास, और जहां से दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है वो भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सब कुछ वही है जहां पे शरद पवार हैं। देखिए, जो इतनी सारी बातें हुई उसमें ईश्वरप्पा जिस तरह से आए, प्रकट हुए वीडियो लेकर अपना मीडिया में जो जाहिर किया उन्होंने, जिस ईश्वरप्पा की वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ पड़ा है 40%, और बीजेपी का कार्यकर्ता ही था जिसने आत्महत्या की, ठेकेदार जो है। तो अब सवाल है कि मोदी जी इस लेवल पे क्यों आ गए, और मोदी जी ये जो बोल रहे हैं कि भाई सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, बेसिकली ये अपने लिए ही बोलते हैं। आप पूछ रहे थे किसको बोल रहा है, खुद को ही बोलते हैं। और ये इसलिए बोलते हैं कि ये जो 80 करोड़ लाभार्थी है 5 किलो वाले, उनको सुनाते हैं और अपने भक्तों को सुनाते हैं, क्योंकि वो भक्त उनके केवल गोदी मीडिया देखते हैं। गोदी मीडिया में क्या आता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन कर्नाटक में जो स्थिति है वो क्लियर है। कर्नाटक में राहुल गांधी का जो आपने लिखा है कि गूगली में फंस गई बीजेपी, मैं तो कर रहा हूं गूगली क्या, सिंपल गेम भी डाल रहे हैं राहुल गांधी। कभी कभी झूठ मूठ के भी हाथ घुमा देते हैं तो वो जो है बीट हो जाते हैं, है ना। तो ये स्थिति में अभी बीजेपी आ गई है, और मोदी जी बिल्कुल जो है जिसको कहिए कि बदहवासी में बोल रहे हैं। बदहवासी इसलिए है कि जो करिश्मा था वो टूट चुका है, करिश्मा है नहीं बचा हुआ। और महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो आप ये समझ लीजिए कि जो अडानी साहब हैं वो बेचारे अपनी फील्डिंग खुद कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा से बोले या और कई लोगों से बोले, कई लोगों को उन्होंने ऑफर भी किया होगा क्योंकि धन वाले लोग हैं। तो शरद पवार साहब के साथ उनके पुराने संबंध हैं। शरद पवार जो है किसी भी संबंध को नकारते नहीं है, सारे जिस तरह के लोग उनके पास आते हैं सबकी हेल्प कर देते हैं। शरद पवार के बारे में ये बड़ा फेमस है, वो किसी को निराश नहीं करते। तो अडानी साहब को भी निराश नहीं करेंगे। लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या शरद पवार किसी की अपना नुकसान करेंगे? क्या अगर बीजेपी के पास वो जाते हैं तो इसमें शरद पवार का नुकसान है या नहीं है? क्या अजित पवार टूट करके अगर एनसीपी को चले जाते हैं तो अजित पवार और शरद पवार का नुकसान है या नहीं है? क्या महाविकास अघाड़ी की जो स्थिति है आज महाराष्ट्र में, जितनी मजबूत स्थिति में महाविकास अघाड़ी है, क्या शरद पवार एक कमजोर गठबंधन की तरफ जाएंगे? तो ये सारी चीजें जो है अपने आप में, ये जो सवाल मैं कर रहा हूं इसी के भीतर जवाब छुपा हुआ है। और शरद पवार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के, वो अभी अभी किसी प्रदेश से निकल के राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आए। और मुझे एक और बात जो लगातार राजनीति में लग रही है कि मोदी जी ये चाह रहे हैं कि अब 2000 के बीजेपी कम से कम 30-35 साल तक ना आए सत्ता, ऐसी व्यवस्था करके जाए। क्योंकि अब इतना झूठ बोल के जाएंगे कि 2-4 पीढ़ी तो मुझे लगता है इनके झूठ का रिकॉर्ड बजता रहेगा। जिसे सावरकर का और गोडसे का रिकॉर्ड अब तक बज रहा, 70 साल हो गए लेकिन रिकॉर्ड बज ही रहा है। हम लोग सुन रहे हैं, आज भी भीड़ लेते हैं और आज भी कहते हैं कि अरे क्या हो गया, बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान होता है या संघ को नुकसान होता है, संघ को जवाब नहीं पूछता है। तो जो मोदी एक और बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे 2-2.5 हजार लोग बैठते हैं, उसमें प्रोग्राम किया जा सकता था। लेकिन इनको जो है अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने की जरूरत पड़ती है बार बार। आमतौर पे माना जाता है कि जो ताकतवर व्यक्ति होती है उसको शक्ति दिखाने नहीं पड़ती है, और वो शक्ति जो है कमजोर जब कोई व्यक्ति पड़ता है तो उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है और कमजोर आदमी मजबूत हो जाता है। लेकिन इनको शक्ति इसलिए दिखानी पड़ती है बार बार क्योंकि ये मजबूत नहीं है, कमजोर है। इनको पता है कि ये जो कर रहे हैं उनकी आत्मा भी इनका साथ नहीं दे रही है। और अब बताइए, 3 साधु की हत्या हुई थी। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे
पालघर साइड 3 साधु की भीड़ ने हत्या कर दी थी इस अंदेशे से कि वो व्यक्ति जो है बच्चा चोरी करने वाला है। उसको लेकर के क्या कितना हंगामा किया था, लगा कि पता नहीं क्या हो गया। देखिए, किसी की हत्या का मैं समर्थक नहीं हूं, बल्कि वो शरीफ आदमी हो या कहमा जैसा अपराधी व्यक्ति, हत्या तो किसी की नहीं की जानी चाहिए। आप अदालत है, हम संवाद करने वाली स्थिति में है तो करना चाहिए। लेकिन अब 14 आम नागरिक जो उनके भक्त बन करके आए थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए मुआवजा के अलावा कुछ नहीं है। कहीं बात नहीं हो रही है कि क्यों ऐसा हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ कि अपने लिए तो इन्होंने एसी लगवा लिए थे, जूस का इंतजाम कर लिया था, लेकिन जो पब्लिक आई थी भीड़ भर करके, उनके लिए पानी का भी इंतजाम नहीं था। और डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि बॉम्बे की गर्मी में पसीना बहुत निकलता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। उसका कोई अफसोस इनको नहीं, मीडिया में कहीं इस बात की चर्चा नहीं है। यही अगर कांग्रेस की रैली होती, राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे होते और 14 आदमी की ऐसे मृत्यु हो जाती, तो मुझे लगता है मीडिया के लोग जो है 24 घंटे ये प्रवचन दे रहे होते कि क्या हो गया, हाहाकार मच गया होता। सीबीआईडी, आईबी, ईडी, इनकम टैक्स सब आ जाते कि कौन फाइनेंस किया इस रैली को, इतनी बसें कहां से आई, इतने लोग कैसे आए, ये सारे करने लगते। लेकिन अब ये सवाल उठता है राजीव जी कि हर चीज की जो है ना एक सीमा होती है। सीमा से जब बाहर निकल जाएंगे तो अब आपके पकड़ में भी जिसकी चीज होती है उसकी भी पकड़ में चीजें रहती नहीं है। कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है उपलब्धि के नाम पर, जनता भी ये देख रही है। लेकिन ये जिस तरह से मीडिया को भोपू बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मीडिया भी आखिर कब तक सच को छुपाए बाहर आएगा। और कर्नाटक जो है, कर्नाटक इनके लिए फंदा बन गया है। फंदा इस तरह से बन गया कि इतिहास में अगर आप देखिए तो इंदिरा गांधी की वापसी जो है कर्नाटक से हुई थी, सोनिया गांधी का प्रवेश जो है कर्नाटक से हुआ था, और राहुल गांधी को जो इन लोगों ने पप्पू बना दिया था, वापस एक गंभीर राजनेता के तौर पे कर्नाटक में प्रवेश के बाद ही वो माने गए कि उनकी यात्रा जो है कमाल। इसीलिए आपने कहा कि 24 दिन उन्होंने दिए, लगभग 1 महीना दिया वहां। और कर्नाटक पढ़ा लिखा स्टेट है, वो उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है। तो पढ़े लिखे प्रदेश के लोगों को समझ में आता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। और अभी मीनू जी जो बता रही थी कि जो है जो सभा को संबोधित कर रहे थे मोदी जी, उसमें से कुछ लोग ताली भी बजा रहे थे। ताली तो डर के बजा रहे थे, ये भी बता रही है। लेकिन जो जिनको वो सुना रहे हैं, जिनको भाषण दे रहे थे, वो सब जानते हैं सच, सच उनके सामने है, वो देख रहे हैं लंबे समय से। तो मुझे लग रहा है मोदी जी के पास अब पाने के लिए कुछ बचा नहीं है। और गुजरात में जिस तरह से हुआ है, या प्रेम कुमार जी जिस तरह से दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था क्या है, वो हम सब देख पा रहे हैं। उसके बाद बिहार में जिस तरह से गए अमित शाह जी और दंगा भड़काने में और घी का काम किया, वो भी सब लोगों ने देखा। अभी बिहार शरीफ में पकड़े जा रहे हैं लोग, इनके बजरंग दल और वगैरह वगैरह के लोग, कोई साथ नहीं आ रहा है, इनके नेता भाग रहे हैं उससे कि क्या करे। मनीष कश्यप को उकसाया इन लोगों ने, मनीष कश्यप पे बेचारा एनएसए लग गया, अब वो बेचारा परेशान हुआ, उसके माँ रो रही है, उसके फादर रो रहे हैं, उसके फलाना रो रहे हैं, उसके रिश्तेदार रो रहे हैं। तो ये खाली फंसाने का काम करते, उकसा देते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि लड़ते नहीं है। अब एक और बात कही कि हमेशा रहा 24 आवर्स ये रहते हैं चुनावी मोड पे। चुनावी मोड पे इसलिए रहते हैं कि ये प्रचारक थे, इनको प्रचार करने की आदत। तो प्रचारक जो है, अब जो टीवी पे विज्ञापन आता है सब सही थोड़े होता है, विज्ञापन तो बढ़ा चढ़ा के पेश ही किया जाता है। तो मोदी जी इसलिए हमेशा जो है सच झूठ झूठ सच पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। अमिताभ बच्चन गुटखा नहीं खाते, लेकिन गुटखा का प्रचार कर देते हैं। फलाना जी दारू नहीं पीते, दारू का प्रचार कर देते हैं। तो वैसे ही मोदी जी हमारे हैं, मोदी जी प्रचार करते रहते हैं। प्रचारक अच्छा है, क्योंकि लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं और ये मानते हैं कि प्रचार करके ही सत्ता में बना रहा जा सकता है, काम करके सत्ता में नहीं रह सकते। इनको मालूम है कि प्रचार जितना करोगे सत्ता में उतने दिन टिके रहोगे, क्योंकि अब तक सत्ता में बने ही है प्रचार की वजह से। वरना इन्होंने कहा था महंगाई हटा देंगे, काला धन ला देंगे, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। अभी देखिए कल ही आतंकवाद ने क्या किया, हमारे 5 सिपाहियों को मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं जो है देश में, जिस तरह से बेरोजगारी, बेकारी, और एक बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है राजीव जी, एक बात करके खत्म करूं मैं। इन्होंने जो भारत का जो लोकतंत्र है,
भारत का लोकतंत्र जो है गण वाला लोकतंत्र, गणतंत्र है ये, केवल लोकतंत्र नहीं कर सकते इसको इन्होंने जो है बहुमतवाद में बदल दिया है। और ये भारतीय संविधान की भयानक जो है अवहेलना है, संविधान का उल्लंघन है। इस पे क्यों वकील लोग या कहिए जो कानूनी लोग हैं या वो बात नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो गणतंत्र प्रेमी है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं बोल रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं तो इस देश में ये आंदोलन होना चाहिए कि ये हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है एक गणतंत्र है, हर नागरिक को सम्मान करने की बात है। तो आप जो है बहुमतवाद कैसे चला रहे हैं? भारत जो है बहुलतावादी देश है, बहुमतवाद कैसे चला रहे हैं? और बहुमतवाद के नाम पे सांप्रदायिक ये चला रहे हैं। आप सारे जो है जो संवैधानिक संस्थान है उसकी हत्या कर रहे हैं। अब कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है गुजरात में जो चल रहा है, क्या लगता है आपको कि हाई कोर्ट कुछ अलग फैसला देगा? और एक मतलब ये तो इतिहास में लिखा जाएगा और मुझे लगता है जो कानून के जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको ये पढ़ाया जाएगा गुजरात में पिछले कुछ सालों में जो ये हुआ है। और एक और बात देखिए, अदालत अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं है। उसकी दिक्कत यह है कि वो जांच एजेंसियों के चार्जशीट पे डिपेंड करती है कि जांच एजेंसियां किस तरह का चार्जशीट डालती है, किस तरह के सबूत देती है, किस तरह के गवाह लेकर के आती है। तो जांच एजेंसियों का क्या हाल है वो देख रहे हैं। तो अदालत ऐसे, अच्छा उसमें से अदालत में जो जज बैठे हैं वो भी अगर झुक जाए किसी एक तरफ तो फिर तो बड़ा ही हास्यास्पद और दुर्भाग्यजनक हो जाएगा। वही स्थिति है। तो मुझे लग रहा है ये जो बीजेपी कर रही है, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 8 साल 9 साल में कर दिया है, अब इनके लिए पूरा हो चुका है। और कर्नाटक की जनता जो है इनको अच्छा सा सबक